Once again, welcome back to Study Center. फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एग्ज़ाम के लिए जो हमने 1000+ MCQ की सीरीज़ स्टार्ट किया हर एक कंपोनेंट में, इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में भी हम 100+ या 1000+ MCQ की सीरीज़ लेके आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया, उसमें हमने इंडेक्स नंबर पे बहुत से MCQ सॉल्व किए विद डिटेल ऑप्शन डिस्कशन। आज मैं इसी क्या स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। इसमें हम मेनली 2 जो टॉपिक्स हैं उन पे MCQ करने की कोशिश करेंगे। 2 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और इसी तरह से दूसरा है टैबुलेशन ऑफ डाटा। इन 2 टॉपिक्स पे आज मैं अराउंड 20 MCQ लेके आया हूँ और इन 20 MCQ हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। और जिन्होंने इससे पहले जो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा वो पहले वो वाला पार्ट देख लीजिएगा, उसमें हमने इंडेक्स नंबर पे अराउंड 15 MCQ विद डिटेल ऑप्शन डिस्कशन डिस्कस किए हुए हैं। तो आज डायरेक्टली आ जाते हैं, ये जो हमारे 2 मेन टॉपिक्स हैं इन पर हम अराउंड 20 MCQ करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत कंसेप्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगे। चलते हैं और देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है। देखिए, हम डेटा को जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसमें हम सबसे पहले रिसर्च का डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास एक रॉ डाटा होता है। जैसे अगर मैंने सपोज कोई डाटा कलेक्ट किया तो मेरे पास मेल भी आ जाएगा, मेरे पास फीमेल भी आ जाएंगे, मेरे पास चाइल्ड भी आ जाएंगे। ये चीज़ें मेरे पास एक रॉ फॉर्म में आ जाएंगी। अब दूसरा मेरा कलेक्शन के बाद जो दूसरा मेरा स्टेप होता है स्टैटिस्टिक्स में, डाटा को कलेक्ट करने के बाद मैं उस डाटा को सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करता हूँ, उसको क्लासीफाई कर लेता हूँ। क्लासीफाई क्यों करता हूँ? एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो भी चीज़ें होते हैं उनको एक साइड रखूँगा, दूसरी तरह के दूसरे नेचर के जो भी चीज़ें होंगी उनको मैं दूसरी तरफ रखूँगा। एग्जाम्पल, मैंने मेल्स को अलग से रख लिया, फीमेल्स को अलग से रख लिया, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो बोलते हैं डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद क्लासीफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्या हम सिंप्लीफिकेशन के लिए करते हैं, क्या हम ब्रीफनेस के लिए करते हैं, क्या हम कंपैरेबिलिटी के लिए करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें चीज़ें सिंपल हो जाए, हमें चीज़ें छोटी हो जाए, कम हो जाए और चीज़ें कंपैरेबिलिटी में अच्छे से आ जाए, यानी कंपेयर भी हम कर सके। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्योंकि आप याद रखना हमेशा डाटा को हम सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी मेथड से कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी मेथड से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट जब होता है हमारे पास डाटा, वो होता है रॉ फॉर्म में, वो होता है जम्बल्ड फॉर्म में। उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए या ब्रीफ करने के लिए या कंपेयर करने के लिए उसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं डेटा को क्लासीफाई करने का। तो आई होप आपको पहला वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड। देखिए, अब डेटा को मैंने आपको बोला हम क्या करते हैं, डेटा को क्लासीफाई करते हैं। अलग अलग तरीक़ों से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ज्योग्राफिकल बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सी चीज़ें होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डेटा को क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है कि जब हम जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी हम जब डेटा को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है डाटा की। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी डाटा को क्लासीफाई करें, कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ बारी बारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन समझो ये डेटा है मेरे पास, मैंने डेटा को रिप्रेजेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। यानी मैंने यहाँ पर लिखा दिल्ली, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा जम्मू, मैंने यहाँ पे लिखा श्रीनगर।
अब देखिए ये जो डेटा है, सपोज़ इनके मैं बोलूँगा कि इनके जो पेट्रोल पम्प्स है एग्जांपल 5 है, इनके 10 है, इनके 15 है। मैं ये रैंडमली एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हमने ये जो डाटा को क्लासीफाई किया, ये हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, क्योंकि दिल्ली में हमने अलग किया, जम्मू का हमने अलग किया, श्रीनगर का हमने अलग किया। जब हम इस तरह डेटा को क्लासीफाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। और इसी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का जो दूसरा नेम है वो क्या है, वो है स्पैटियल क्लासिफिकेशन। स्पैटियल क्लासिफिकेशन, स्पैटियल पढ़िए यहाँ, क्लासिफिकेशन स्पैशियल या स्पाटियल क्लासिफिकेशन, हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन को ही बोलते हैं। ये जो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसी का दूसरा नाम होता है टाइम सीरीज़, क्योंकि हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ टाइम करते हैं, या इसी को हम बोलते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और इसको बोलते हैं इसीलिए टाइम क्लासिफिकेशन भी, इसीलिए टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम सबसे पहले 2010 का डाटा करेंगे कलेक्ट, यानी इसमें अगर हम बोलेंगे 106 करोड़ प्रोडक्शन हुई किसी चीज़ की, फिर 2012 का करेंगे, फिर 2014 का करेंगे, 2015 का करेंगे। यही हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यही हो गया ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसी तरह से अगली अगर हम बात करें क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव होता है जहाँ पे हम वेरिएबल्स लेते हैं, किसी की हमने ऑनेस्टी ली या वगैरह, उसी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो वाला डेटा जिसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4, ये हो गया क्वांटिटेटिव डेटा। या यहाँ पे हम बोलेंगे वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, तो ये कौन सा डेटा हो गया, ये हो गया क्वालिटेटिव। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें जो हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं उसकी हमने दो यहाँ पे टर्म्स इंपॉर्टेंट सुनी। एक हमने देखा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हमने देखा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अलावा तीसरा भी इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन। मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन, इसी मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन भी इसी का नाम दिया गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो दो पहले के एमसीक्यू है वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आया तो एक बार लाइक तो बनता ही है, और शेयर भी अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है चीज़ें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू। बोलता है एक ऐसी सीरीज़ जहाँ पे हम क्लास इंटरवल में जो आखिरी वाला डिजिट होता है या जो आखिरी वाला नंबर होता है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज़। वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव सीरीज़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज़, एक है इंक्लूसिव सीरीज़। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है और इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है। सपोज़ यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास दूसरा टेबल। मैं दो टेबल्स अलग अलग यहाँ पे बना लेता हूँ आपके लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूँ इंक्लूसिव क्या होता है और एक्सक्लूसिव क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम इंक्लूसिव देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 20, 29, इसी तरह से 30, 39, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा आपका 40, 49 तक, यानी ये पूरा क्लास इंटरवल है। इसी तरह से दूसरा टेबल है हमारे पास, यहाँ पे है 19, या यहाँ पे हम ले लेंगे अगर जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अगर मैं ले लूँगा 22, 30, फिर लूँगा मैं 32, 40, फिर मैं लूँगा 42, 50, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के टेबल्स मैंने बना दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोअर लिमिट को भी ले रहे हैं, अपर लिमिट को भी ले रहे हैं, यहाँ पे लोअर लिमिट को भी ले रहे हैं, अपर लिमिट को भी ले रहे हैं। ये जो इस तरह की क्लासिफिकेशन होती है इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव। क्या बोलते हैं हम इसको, इंक्लूसिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जो अपर लिमिट होती है ना उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी यहाँ पे जो डाटा आएगा ना वो आएगा 20 to 29, और फिर 29 से आगे वाला जो डाटा है 30 वाला डाटा वो इस क्लास में आएगा। 40 को हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे, यहाँ पे 50 वाले को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन होती है इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि इंक्लूसिव क्या होता है और एक्सक्लूसिव क्या होता है। ऊपर क्या बोला था, जिसमें हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो एक्सक्लूड हम
किस में करते हैं, एक्सक्लूसिव में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज़। अगर हमें इंक्लूड बोला होता तब हम इसका राइट आंसर करते हैं इंक्लूसिव सीरीज़, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज़। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच। एक ओपन एंड सीरीज है, उस सीरीज में क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ ए एंड बी। इसका क्या मतलब है कि ये ओपन एंडेड सीरीज क्या होता है। देखिए यहाँ पे होती है दो चीज़, एक होता है ओपन एंडेड सीरीज और दूसरी होती है क्लोज एंडेड सीरीज। फिर से दोबारा से मैं एक टेबल यहाँ पे बनाता हूँ और ये दूसरा टेबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ओपन एंडेड सीरीज़ और क्लोज एंडेड सीरीज़ को समझाने के लिए ये दो टेबल्स मैंने आपके लिए बना दिए, ठीक है। यहाँ से डेटा कुछ भी होगा, ठीक है। मैं बोलूँगा यहाँ पे डेटा लेस देन 50 to 100, फिर मैं बोलूँगा 100 to 200, फिर मैं बोलूँगा 200 मोर देन 200। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, मोर देन 200। अब देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या मैंने ओपन रखा है, मैंने बोला लेस देन 50, एग्जैक्ट मेरा यहाँ पे क्लोज नहीं है। एंड पे भी मैंने बोल दिया मोर देन 200, यहाँ पे भी मैंने कंप्लीट टेबल को एंड नहीं किया। दूसरे यहाँ पे दूसरा टेबल है, यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया 100 से 200, फिर मैंने बोला आपको 300 से 400, फिर 400 से 500। तो यहाँ पे ये जो है बराबर है 500 से 100 तक। ये इस तरह के टेबल को या इस तरह की जो सीरीज़ होती है इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड। और ये जो इस तरह की होती है जहाँ पे लोअर लिमिट लेस देन और अपर लिमिट मोर देन होता है, इस तरह की जो सीरीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड। तो ये हो गया यहाँ पे ओपन एंडेड और ये हो गया यहाँ पे क्लोज एंडेड। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ रही है। तो बोलता है कि जो ओपन एंडेड सीरीज़ होती है उसमें जो लोअर लिमिट होता है वो भी मिसिंग होती है और अपर लिमिट भी मिसिंग होती है। जी हाँ होती है, क्योंकि इसमें होता है मोर देन और लेस देन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज़। लेकिन अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट स्पेसिफाई होगा उसको हम बोलते हैं क्लोज एंड सीरीज़। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो उसी पे उन्हीं क्वेरीज पे लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू टैली बार मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इनमें से कौन सा इंडिकेट करता है फ्रीक्वेंसी को। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स कुछ भी चीज़ रिपीट होना। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँगा मेरे पास 6 बिस्किट्स हैं, ठीक है, ये हो गया मेरे पास कितने बिस्किट्स है, 6 बिस्किट्स। अब ये जो है ना 6 बिस्किट्स यही है फ्रीक्वेंसी। ए कितनी बार है या एप्पल कितने हैं, 6 हैं, तो यही क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। इसको जब हम बार मेथड से दिखाते हैं तो हम कैसे दिखाते हैं, 1 2 3 4 और 5 हम ऐसे करते हैं, फिर 6 7 8 9 और 10 इस तरह से करते हैं। तो इनमें से फ्रीक्वेंसी 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अब बोलते हैं इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी का सिंबल दिखाती है। अब आप खुद ही देखिए इनमें से कौन सा दिखाता है। दोबारा से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखिए ये भी राइट है और ये भी राइट है, क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और ये भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, यहाँ पे है इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 लिखा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, इसीलिए मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो 5 फ्रीक्वेंसी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये तो 1 2 3 4 है, ये तो नहीं आएगा। ये तो 1 2 3 4 5 और ये 6 है, ये भी नहीं आएगा। तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये होता है हमारे पास 5 को रिप्रेजेंट करने का मेथड, एक बार मेथड से, जो हम टैली बार मेथड से किसी भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सीरीज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम ऑकर्स इज नोन एज। एक ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स, एक सीरीज में नंबर ऑफ टाइम्स एक आइटम जितनी बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको अभी इसका राइट आंसर बोल दिया है, तो आई होप आप कमेंट में ये लिख लोगे कि इसका राइट आंसर क्या होता है। अभी मैंने आपको बोला उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इज नोन एज। तो जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास को, उसको क्या बोलते हैं। तो ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आंसर करता हूँ।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या निकलता है, जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है क्लास इंटरवल का वो हमारे पास निकल के आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज़ कॉल्ड। मैंने आपको बोला था क्लासिफिकेशन हम करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसी क्लासिफाइड डेटा को हम डेटा टेबल में प्रेजेंट करते हैं, और जब हम किसी भी डेटा को प्रेजेंट करते हैं टेबल की फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं टैबुलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टैबुलेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब हम डाटा को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के डाटा को जब हम एक ही सिस्टम में यानी एक ही तरह एक ही जगह क्लासिफाई कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टैबुलेशन। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ ए टेबल इज़, जो टेबल का प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, क्या वो टेबल नंबर होता है, टाइटल होता है, हेड नोट होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो एक टेबल होता है उसमें टेबल नंबर भी होता है, टाइटल भी होता है और हेड नोट भी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको टेबल के बारे में बता देता हूँ। टेबल का अगर हम एक आउटलाइन देखें तो कुछ इस तरह की होती है। तो ये जो टेबल होता है इसके सबसे ऊपर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास टेबल नंबर। क्या आ जाता है, सबसे पहले यहाँ पे टेबल नंबर आ जाता है। टेबल नंबर के बाद और क्या आ जाता है, फिर यहाँ पे मैं डायरेक्टली देखता हूँ, यहाँ पे आ जाता है सोर्स नोट, यहाँ पे आ जाता है फुट नोट। सोर्स नोट में क्या होता है कि हमने ये जो टेबल में डेटा है ये कहाँ से लाया है, ये होता है सोर्स नोट में। इसी तरह से फुट नोट में क्या होता है, फुट नोट में होता है जो भी एक्सेप्शंस होंगी, कुछ भी एक्सेप्शंस होंगी, कोई ऐसी चीज़ जिनके पीछे स्टार लिखा हुआ होता है, कोई चीज़ हमने जो इंक्लूड नहीं करी, जैसे हम बोलेंगे लेट एडमिशन्स। देखिए हमने अगर यहाँ पे एडमिशन्स दिखाई, लेट एडमिशन्स को हमने इंक्लूड नहीं किया, तो फुट नोट में मैं क्या लिखूँगा कि लेट एडमिशन्स को हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ये होता है फुट नोट। और जो सोर्स नोट होता है वो होता है कि हमने जो पर्टिकुलर डेटा है टेबल में ये हमने कहाँ से लाए, उसी को हम बोलते हैं सोर्स नोट। यहाँ पे होता है टेबल नंबर, टेबल नंबर के थोड़े आगे होता है यहाँ पे टाइटल, और टाइटल के साथ में ही होता है यहाँ पे हेड नोट, और इस हेड नोट का दूसरा जो नेम है वो होता है प्रीफैक्टरी। टाइटल में क्या होता है, टेबल का टाइटल होता है कि क्या कुछ इसमें है, उसके बाद क्या होता है हेड नोट, हेड नोट का ही दूसरा नाम क्या है प्रीफैक्टरी। ये हेड नोट क्या होता है, इसमें जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 2005 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 50 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे मैं रुपीज़ दिखाऊंगा करेंसी, तो ऊपर मैं हेड नोट में क्या लिखूँगा, करेंसी इन रुपीज़। या अगर मैंने डॉलर में दिखाया कि $50, तो जो हेड नोट होगा या जो प्रीफैक्टरी होगा यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा, डॉलर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिर यहाँ पे आ जाता है, उसकी जो मेन हेडिंग होती है, जो बॉडी होती है वो टेबल की यहाँ पे आ जाती है। फिर रोज़ और कॉलम्स को हम स्टब बोलते हैं। उसके अलावा जो स्टब होता है वो हम बोलते हैं रो हेडिंग को। स्टब किसको बोलते हैं हम, रो हेडिंग को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी रिलेटेड टू टेबल। कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं टेबल के कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले टेबल नंबर होता है, उसके बाद टाइटल होता है, उसके बाद हेड नोट होता है, उसके बाद कैप्शन होता है। क्या होता है, कैप्शन। जैसे मैंने आपको बोला था जो स्टब होता है वो होता है रो हेडिंग, इसी तरह से जो कैप्शन होता है वो होता है कॉलम की हेडिंग। उसके बाद और क्या होता है, स्टब होता है, स्टब मैंने आपको बोल दिया। बॉडी होती है जहाँ पे हम मेन डेटा को प्रेजेंट करते हैं। फिर फुट नोट होता है, और लास्ट पे क्या होता है, सोर्स नोट होता है, सोर्स नोट होता है, उसके नीचे फिर फुट नोट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है टेबल में। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होंगी चीज़ें। अगर समझ आ रही है लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल। देखिए अब टेबल है, टेबल को भी हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट बेसिस पे। जैसे बहुत से क्लासिफिकेशन करने के बेसिस होते हैं, जैसे हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो बोलते हैं इनमें से कौन से बेसिस है जिनके बेसिस पे हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं। तो पर्पस के बेसिस पे भी करते हैं, ओरिजिनलिटी के बेसिस पे भी करते हैं, और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
जब हम टेबल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो हम इसको करते हैं दो तरह से क्लासिफाई। एक होता है यहाँ पे जनरल पर्पस, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब हम इसको करते हैं तो ये होता है सिंपल और होता है कम्प्लेक्स। ठीक है, फिर कम्प्लेक्स में आता है डबल वे आ जाता है, थ्री वे आ जाता है, मैनीफोल्ड आ जाता है। इसी तरह से जब हम ऑन द बेस ऑफ ओरिजिनलिटी टेबल को क्लासिफाई करते हैं तो हम इसको करते हैं प्राइमरी टेबल और करते हैं सेकेंडरी टेबल। ये जो सेकेंडरी टेबल होता है इसी को हम बोलते हैं डिराइव्ड टेबल, और जो प्राइमरी टेबल होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल टेबल। क्योंकि इसको हम सेकेंडरी टेबल को डिराइव्ड टेबल इस तरह इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हम सेकेंडरी टेबल बनाते हैं वो हमेशा इसी से हम लेके बनाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डिराइव्ड टेबल, क्योंकि इसका बेस होता है ओरिजिनल टेबल या प्राइमरी टेबल। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ आ रही होगी। और जो स्पेशल पर्पज़ टेबल होता है उसका दूसरा नाम होता है समरी टेबल, और जो जनरल पर्पस टेबल होता है उसका दूसरा नाम होता है मास्टर टेबल। अगला क्वेश्चन लगा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइटल्स ऑफ रोज ऑफ ए टेबल। तो इनमें से जो रोज़ का टाइटल होता है उनको हम क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको बोला क्या होता है, वो स्टब होता है। जिस तरह से मैंने आपको बोला था कॉलम के हेडिंग को क्या बोलते हैं और रो के हेडिंग को क्या बोलते हैं, तो रो के हेडिंग को क्या बोलते हैं? स्टब बोलते हैं। कॉलम का मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो आप कॉलम का ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। देखिए 20 मिनट से ज़्यादा लेक्चर हो गया, हालांकि मैंने और भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए लाए थे, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन टाइम कंप्लीट हो गया, इसलिए ये जो वाले जो बाकी क्वेश्चन है ये मैं कल पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करूँगा आपके साथ। आज मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर वीडियो, आप लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।